नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन रवाना हुए। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत जापान मित्रता की नई ऊंचाई को छुएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की, उनसे भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि दर की सराहना की। उन्होंने कहा, भारत सुधारों और लचीलेपन से प्रेरित वैश्विक विकास का इंजन है। जम्मू क्षेत्र में 2 अलग अलग भूस्खलन की घटनाओं में एक ही परिवार के 7 सदस्यों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। IMD ने आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया और पंजाब में कई जिलों में भीषण बाढ़ के कारण राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सफल जापान यात्रा के बाद आज चीन के लिए रवाना हो गए हैं। चीन में श्री मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श में शामिल होंगे। SCO शिखर सम्मेलन में संगठन की 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा होगी और 10 वर्षीय विकास रणनीति भी अपनाई जाएगी। चीन 5वीं बार SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह 5वीं बार है जब चीन शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें 20 से अधिक देशों के शीर्ष नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल है। अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव थीम के तहत चीन ने वर्ष 2025 को SCO सतत विकास का वर्ष घोषित किया है। सम्मेलन में संगठन की 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग SCO सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की भागीदारी करने की संभावना है। इससे पहले जापान यात्रा के पहले दिन 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद श्री मोदी आज जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ट्रेन में मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। उन्होंने सेमीकंडक्टर उत्पादन के प्रमुख निर्माता टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा किया। कल वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी और श्री इशिबा ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और कई समझौतों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाई को छुएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बातचीत की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा शिकानसेन बुलेट ट्रेन से मियागी प्रांत के सेंडाई के लिए रवाना हुए। सेंडाई में दोनों नेता सेमीकंडक्टर के उपकरणों का उत्पादन करने वाले टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा करेंगे। जापान का लक्ष्य इस क्षेत्र में आयात पर अपनी निर्भरता कम करना और खुद की सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। यह भारत का भी एक साझा उद्देश्य है। कल हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू की है। कारखाने के दौरे के बाद सेंडाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन रवाना हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व और प्रगति की एक शर्त है। आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा कर सकता है। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में GDP के 7.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 6.5% रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के 8.8% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये आंकड़े शानदार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास केंद्र है। भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जिसकी इकोनॉमी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली आगे आने वाले दिनों में कि यूरोपियन यूनियन हो, एफटीए का, सऊदी अरेबिया के साथ भी चर्चाएं चल रही है। वो तो चाहते हैं 6 के 6 खाड़ी के देश एफटीए में एक साथ आ जाए। पूरी दुनिया आज आपके साथ व्यापार बढ़ाना चाहती है। ये भारत के निर्णायक नेतृत्व में है। ये जादू आप सबके सामर्थ्य में, आपकी काबिलियत में है। ये जादू आप सबकी मेहनत और पसीने में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने कहा है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर राज्य विधानसभाओं की समितियां गठित करने का आह्वान किया, जहां अब तक ऐसी समितियां गठित नहीं की गई है। आज भुवनेश्वर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसद और राज्य विधानसभाओं की समितियों के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में श्री बिरला ने कहा कि इन संसदीय समितियों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ऐसी समितियों की सिफारिश करनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में पिछले 12 घंटों के दौरान जम्मू संभाग के रामबन और रियासी जिलों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी वाहनों के लिए आवागमन के लिए बंद किए गए हैं। आज तड़के रियासी जिले के बादर गांव में भारी बरखा के कारण हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। रामबन जिले की द्रुपदा गांव में आज बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य लापता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार 5वें दिन भी बंद है। सड़क बहाली कार्य की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है, जिसमें उपराज्यपाल भी शामिल हैं। इस बीच जम्मू जिले के अधिकांश शहरी इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, रामबन, रियासी और उधमपुर के कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बिजली नहीं है। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा लगातार 5वें दिन स्थगित रही। मौसम विभाग के अनुसार आज से 2 सितंबर तक क्षेत्र में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि जम्मू संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के इस बीच रेलवे ने आज जम्मू तवी से 2 विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां दोपहर 3 बजे से महू के लिए और शाम 5 बजे से छपरा के लिए चलाई गई। किसी भी सहायता के लिए यात्री जम्मू रेलवे स्टेशन के हेल्पलाइन 0191255351 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर, नंबर है 019129555351। पंजाब में पहाड़ी इलाकों में पानी का भारी प्रवाह राज्य के लिए मुसीबत बन गया है। रावी नदी में अब तक 14.11 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आ चुका है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में अलग अलग स्थानों के लिए तथा कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे के लिए ऑरेंज और अन्य 18 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने खेलों के लिए अपनी नीतिगत प्राथमिकता और सार्वजनिक निवेश बढ़ाया है। नई दिल्ली में पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद से भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। अब समाचार खेल जगत से। भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार से शुरू हो रहे एशिया कप में भाग लेने के लिए आज चीन के हंगझोउ रवाना होंगी। कप्तान सलीमा टेट के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतकर अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप में अपना स्थान पक्का करने की कोशिश करेगी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय
प्रशांत अमेरिकी ओपन टेनिस के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए। भारतीय जोड़ी ने अमेरिका के क्रिश्चियन हैरिसन और इवान किंग को हराकर दूसरे जगह में अपनी जगह बनाई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।